Good morning, students. Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. ई लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग सेक्शन 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण के बारे में समझाया। कपटपूर्ण अंतरण अर्थात ऐसा अंतरण जो कपट से पूर्ण हो। पिछली क्लास में हमने इसे पढ़ा कि ऐसा अंतरण जो लेनदारों को, जो क्रेडिटर्स हैं, कि जैसे ए व्यक्ति ने कोई ऋण लिया अपनी संपत्ति से और एक से अधिक व्यक्तियों से लिया, वो अपना ऋण ना वसूल सके, इसलिए उसी संपत्ति को दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दी, ट्रांसफर कर दी। ऐसा अगर उसने जो उसके क्रेडिटर्स थे उनको डिले करने के लिए या डिफीट करने के लिए किया तो क्रेडिटर्स के विकल्प पर ऐसा अंतरण शून्य होगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। साथ ही हमने पिछली क्लास में इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी पढ़े कि कपटपूर्ण अंतरण धारा 53 के अंतर्गत होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वैध अंतरण हुआ हो, अचल संपत्ति हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है सेक्शन 53। वैसे तो सेक्शन 53 प्रोनोट, चेक, डिक्री इन सब पर लागू होता है। लेनदारों का अधिकारों की रक्षा करता है और बोनाफाइड परचेजर अगर है तो उसकी भी रक्षा करता है। स्थावर संपत्ति का लेनदारों के विफल या विलंबन कराने के या देरी कराने के उद्देश्य से पाश्चैक अंतरिति को अगर मुफ्त में कोई अंतरण किया गया है तो फिर वो शून्य होगा। लेकिन अगर पाश्चैक अंतरिति बोनाफाइड परचेजर अगर वो है, सद्भावना पूर्वक अंतरिति है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अधिकारों की रक्षा भी सेक्शन 53 करता है, जिसने सद्भावपूर्वक उस संपत्ति को खरीदा है। साथ ही थर्ड एसेंशियल एलिमेंट था कपटपूर्ण उद्देश्य, कि जो उस संपत्ति को बेच रहा है उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ही कपटपूर्ण होना चाहिए। क्रेडिटर्स का विफलन, डिले, डिफीट या वसूली में क्रेडिटर्स को देरी हो, ऐसा उसका इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा, जो कपट दे रहा है या जो उस संपत्ति का मालिक है, उसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य ही जो लेनदार उसके हैं उनको डिफीट या डिले करना होना आवश्यक है। एंड 6 एसेंशियल एलिमेंट था कि जो ऋणी है, जो जिसने ऋण लिया है अपनी संपत्ति के बदले, वो अंतरण का कोई भी फायदा अपने लिए ना रखे। अगर वो अपने लिए रख लेता है तो फिर कपटपूर्ण उद्देश्य की सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाएंगी। कपटपूर्ण अंतरण वॉइडेबल होगा और वाद जो है इसके लिए वो प्रतिनिधिवाद होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सूट होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्रत्येक महाजन या प्रत्येक क्रेडिटर्स न्यायालय में वाद दायर करेगा तो एक ही विषय वस्तु के लिए, एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए बहुत सारे वाद हो जाएंगे। ऑर्डर 1 रूल 2 सेक्शन 92 सीपीसी ये कहता है, ऑर्डर 1 और रूल 8, कि जो मुकदमा दायर किया जाए उसका स्वरूप ऑर्डर 1 रूल 8 जैसा होना चाहिए। अर्थात सेक्शन 53 का उद्देश्य जो है वो किसी एक क्रेडिटर या किसी एक महाजन को फायदा पहुंचाना नहीं है, वो केवल और केवल एक लेनदार को संरक्षण नहीं दे रही,
वो उन सभी लेनदारों को संरक्षण देता है जिससे उसने ऋण लिया है। उस सभी लेनदारों के वर्ग को संरक्षण देना सेक्शन 53 का उद्देश्य है, क्योंकि उनके हितों की रक्षा यहाँ पे करने की बात की गई है। अब बात आती है एक्सेप्शन की, कि सेक्शन 53 के एक्सेप्शंस अपवाद क्या होंगे। सेक्शन 53 के अंतर्गत क्रेडिटर्स को अंतरण शून्य घोषित करा लेने की विकल्प है, लेकिन कब होगा? जबकि ट्रांसफर जो है ऑनेस्टली और सद्भावना पूर्वक और सप्रतिफल किया गया है, विद कंसिडरेशन किया गया है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो अंतरिती है, जो ऋणी है, हो सकता है कि उसके मन में धोखा देना या कपट पहुंचाना या अपने ऋण को डिले करना उसका उद्देश्य रहा। कई बार जो संपत्ति खरीदता है वो बोनाफाइड परचेजर हो सकता है, बोनाफाइड परचेजर विदाउट नोटिस। सद्भावना पूर्वक अगर उसने उस संपत्ति को लिया है, अर्थात अंतरिती को नहीं मालूम कि ट्रांसफर अपने ऋण की वसूली में देरी हो या वो ऋण ना वसूल पाए, इसलिए अपनी संपत्ति का अंतरण कर रहा है, तो फिर क्रेडिटर्स सेक्शन 53 का प्रॉफिट या उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अंतरण जो है वो सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। सद्भावपूर्ण प्रतिफल बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा है तो अंतरण क्रेडिटर्स के विकल्प पे वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं होगा। अंतरण के समय, दूसरा, अंतरण के समय उसने संपत्ति का उचित मूल्य दिया, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जब एक केस के एक एग्जाम्पल के साथ बताया कि अगर वो अपने किसी रिश्तेदार को अधिक वैल्यू की संपत्ति कम पैसे में देता है, तो यहाँ पे इंटेंशन साफ पता चल रही है कि उचित मूल्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स को विलंब कराने के लिए किया गया है। अर्थात जब संपत्ति अंतरित की जा रही है तो प्रतिफल का अर्थ होता है उसकी पूरा मूल्य मिलना। अगर पूरा मूल्य नहीं मिला है तो या तथ्यों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि उचित मूल्य नहीं दिया गया है, तो ऐसे संपत्ति अंतरण वैध नहीं होंगे। अर्थात कंसिडरेशन पर्याप्त होना चाहिए, उचित होना चाहिए। संपत्ति की प्रकृति के आधार पे धारा 53 लागू तब होगी जबकि यह साबित न कर दिया जाए कि अंतरणकर्ता के पास अभी भी उतनी संपत्ति शेष है जिससे कि उसके सारे कर्ज चुकाए जा सकते। इस आधार पे न्यायालय द्वारा कुछ सिद्धांत बताए गए। फर्स्ट, कि अंतरिती जो है, ट्रांसफरी जो है, वो अंतरणकर्ता के धोखे में शामिल नहीं होना चाहिए, कपट में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर अंतरिती अंतरणकर्ता के कपटपूर्ण आशय को जानते हुए ऐसा करता है तो फिर अंतरण वॉइड होगा। यदि अंतरिती ने ऑनेस्टी रखते हुए पूरा अंतरण सद्भावना पूर्वक किया है तो फिर शून्य करनीय नहीं होगा। ये साबित करने का भार उस पर होगा जो इससे डिनाई करता है। ऐसा दायित्व अक्सर अंतरिती पर होता है कि उसने प्रतिफल पर्याप्त दिया है, अर्थात कंप्लीट कंसिडरेशन दिया है, उचित मूल्य चुकाया है।
सेक्शन 53 का सेकंड पार्ट जो है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन भी देता है साथ ही साथ। क्रेडिटर्स को तो दे रहा है, साथ ही साथ सेकंड पार्ट जो है वो सब्सिक्वेंट जो इसके ट्रांसफरी हैं, पाश्चेक अंतरिति हैं, उनको प्रोटेक्शन भी देता है। अर्थात कंसिडरेशन अगर सद्भावना में है तो किया गया अंतरण वॉइडेबल नहीं होगा। ऐसे अंतरणों में भले ही क्रेडिटर्स के हित के विफल होने की आशंका हो, लेकिन ट्रांसफरी जो है अगर उसने बोनाफाइड परचेज किया है, सद्भावना पूर्वक लिया है, जो सामान्य प्रूडेंट व्यक्ति को जितनी सावधानी बरतनी चाहिए उन सब सावधानियों को बरत के युक्तिक सावधानी के बाद उसने अगर अंतरण किया है या संपत्ति को लिया है तो फिर अंतरण शून्य नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार हमने देखा कि सेक्शन 53 जो है धारा 53 वो पाश्चेक अंतरिति जो होंगे बाद में जो उसमें संपत्ति को खरीदते हैं, क्रेडिटर्स के साथ साथ जो ऋणी हैं उनके साथ साथ उनके अधिकारों की भी रक्षा करती है, अर्थात उन्हें भी संरक्षण देती है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो पहले जिस संपत्ति नामक प्रॉपर्टी पे के व्यक्ति ने कुछ अपनी संपत्ति को गिरवी रख के ऋण लिया, फिर उसी संपत्ति को एम नामक व्यक्ति को अंतरण कर दिया। एम यहाँ पे बोनाफाइड परचेजर है, उसने पूरी युक्तिक सावधानी बरती और उसके बाद उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा। वो के व्यक्ति के किसी भी धोखे में शामिल नहीं है, वो नहीं जानता कि इस संपत्ति पे क्रेडिटर्स का या कोई व्यक्ति उस पे ऋण मांगता है या किसी के पास ऑलरेडी वो इस संपत्ति पे गिरवी रख करके या कैसे भी करके उस पे उस संपत्ति के नाम पर ही ऋण लिया गया है। तो यहां सेक्शन 53 में उस बोनाफाइड परचेजर जो पाश्चेक अंतरिति है उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए सेक्शन 53 ये कहता है कि उसको भी उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उसे भी संरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि उसने उचित मूल्य का प्रतिफल चुकाया है, उसने कंसिडरेशन पर्याप्त दिया है। अगर अंतरण में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दिखता है या कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि अंतरिति इस पूरे कपट में शामिल है, तो फिर पाश्चेक अंतरिति को संरक्षण दिया जाए। अर्थात आज हमने सेक्शन 53 यहाँ पे उसके एसेंशियल एलिमेंट्स और एक्सेप्शन ये आज हमने यहाँ पे पढ़े। थैंक यू।